हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16। ड्यूरिंग स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक साइक्लिस्ट है और वो साइक्लिस्ट को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है और व्हील ऑफ डेथ में वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। व्हील ऑफ डेथ की हमने डेरिवेशन सॉल्व किए थे। सपोज करो ये एक व्हील ऑफ डेथ है, ठीक है? एक सिलिंड्रिकल वॉल है और जिसमें पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 6.05। ये रेडियस हमें दिया हुआ है। या लिखेंगे हम गिवन डेटा, हमें रेडियस दिया हुआ है 6.05 मीटर। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस। कितना है वो, 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। अब जो आर्टिस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे मिनिमम कितनी स्पीड इसको मेंटेन करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, वो हमें मालूम करना है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 केजी। तो मास दिया हुआ है आर्टिस्ट का, कितना है, 50 केजी। इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मिनिमम स्पीड थी, वो मिनिमम स्पीड बाद में क्या किया हमने, 20% से इंक्रीज कर दिए। हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। 20% स्पीड इंक्रीज करने के बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा हमें, वो कितना रहेगा, यहाँ पे मालूम करना है। मतलब ये सेकेंड केस में सपोज करो स्पीड कितनी है, V2 है, तो V1 यहाँ पे स्पीड जितनी भी थी उसका क्या करना है, हमें 20% इंक्रीज करना है। 20% क्या करना है, हमें ऐड कर देना है इसमें, 20% ऑफ V1। समझ में आया? V1 जितना भी था फिर से उसमें क्या करना है, उसका 20% ऐड करना है। वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मिलेगा ये हमें मालूम करना है। यहाँ पे सबसे पहले V मिनिमम मालूम करना है हमें। फर्स्ट केस में मिनिमम कितनी स्पीड उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या मालूम करना है हमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें मालूम करना है। व्हील ऑफ डेथ में हमने मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। व्हील ऑफ डेथ में मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। आर कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू कितना है, 6.05 पे लिखेंगे, 6.05 मल्टीप्लाइड बाय जी दिया हुआ नहीं है, जी कितना रहता है हमारे पास, कांस्टेंट है 9.8। या डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते, कंसीडर कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट 10 वैल्यू ले लेंगे, डिवाइडेड बाय म्यू एस कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, या आपने जो है तो नीचे लिखते जाना है, ठीक है? मैं डायरेक्ट आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 6.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये हो जाएगा 60.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे हम, पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो दोनों के, ये हो जाएगा 605 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 रूट में। यहाँ पे वी मिनिमम इज इक्वल टू इसके बराबर मिलेगा हमें। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो 5 वन जा क्या है, क्या मिलेगा, 5 वन जा 5, 1 बचा, 10 हुआ, 5 टू जा 10 और ये 5 वन जा 5, क्या मिला हमें, 121। वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 121 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो कितना आता है, ये 11 आता। मतलब ये वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना मिला हमें, हमें मिल गया वी मिनिमम इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड हमने मालूम कर दी। अब नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना था, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड हमें मालूम करना था फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, देखो डायग्राम में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किधर एक्ट करता बोले थे हमने डेरिवेशन में,
ऊपर क्योंकि नीचे स्लिप होने के चांसेस रहेंगे इसके। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और उसके बाद उसका जो वेट है किधर एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है? मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर रहेगा हमारा? वेट mg के बराबर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? mg मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था हमारे पास 50 केजी तो यहाँ पे लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय जी कितना है हमारे पास 10 है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 500 फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यूटन। तो ये दोनों भी हमने सॉल्व कर दिए। वी मिनिमम मिला हमें 11 मीटर पर सेकंड और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिला हमें 500 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे फिनिश हो गया। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17। A pendulum consisting of massless string of length 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक पेंडुलम दिया हुआ है जिसका मास है हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। सपोज करो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने क्या फिक्स कर दिए? पेंडुलम। यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास? ये जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर की हुई है उसकी लेंथ हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे L इज़ इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर एंड टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। यहाँ पे जो हमने बॉब कंसीडर किया हुआ है उसका मास हमें दिया हुआ है कितना है? 100 ग्राम। देखो यहाँ पे लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे लिखेंगे हम इसको? 20 इंटू 10⁻² मीटर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हमें पावर में नहीं लिखना है तो इसको 0.2 मीटर भी हम लिख सकते हैं। ये कितना है? 100 ग्राम है। ग्राम से किलोग्राम में लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम? -3 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ केजी, ठीक है? या इसको पावर में नहीं लिखना है तो डायरेक्ट कैसा आ जाएगा? 0.1 केजी, ठीक है ना? आगे क्या दिया हुआ है? इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम। आरपीएम बोले तो रेवोल्यूशन पर मिनट, 75 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 75 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो 75 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे हम तो ये मिल जाएगा हमें आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे हम 15 से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो? 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75 ये आ जाएगा हमारे पास आरएस। इसको आगे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये? 1.25 आरपीएस। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे 2 चीज़ें मालूम करना है। एक हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा मालूम करना है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 2 चीज़ें मालूम करना है। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो, क्या करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे पाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लेना है हमें 10 लेना है। यहाँ पे स्मॉल जी नहीं दिया हुआ है मतलब स्मॉल जी तो कांस्टेंट ही रहता है डायरेक्ट कितना ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास गिवन डेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हमने बोले ये जो बॉब है हमारा ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है और यहाँ पे क्या बनाएगा एक कोन बनाएगा, ठीक है ना? ये ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जब बॉब हमारा ये पॉइंट पे आएगा तो उसकी पोज़ीशन क्या रहेंगी? बॉब की ये रहेंगी, ठीक है? मतलब ये कि जब हमारा बॉब हॉरिज़ॉन्टल सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म करेगा, तो ये तो हो गई उसकी मीन पोज़ीशन। एक्सट्रीम पोज़ीशन पे आने के बाद वो कुछ हाइट पे उठ जाएगा, ठीक है ना? कुछ हाइट पे क्या हो जाएगा? बॉब हमारा उठ जाएगा। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हमें जो मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला देखे थे हमने, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी फ़ॉर्मूला क्या रहता है उसका 1/2 mv²।
अब यहाँ पे हमें V नहीं मालूम, V मालूम करना पड़ेगा। कोनिकल पेंडुलम के लिए हमने V का फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। V इज़ इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास RG टैन थीटा। V इज़ इक्वल टू क्या रहता है RG टैन थीटा, ये रूट में रहता। अगर V स्क्वायर होना तो V स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा RG टैन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, R क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। G तो हमें मालूम है, ठीक है, 10 दिया हुआ है। साथ ही साथ थीटा भी दिया हुआ नहीं है। मतलब 2 चीज़ें हमें यहाँ पे एक मालूम करना है R और दूसरा मालूम करना है थीटा। ये है 90, ये है एंगल थीटा, ठीक है? ये है रेडियस, ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। यहाँ से सपोज़ करो मुझे साइन थीटा अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे साइन थीटा मालूम करना है। साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या रहता है अपोज़िट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोज़िट क्या है यहाँ पे थीटा के सामने वाला R डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे L है। साइन थीटा इज़ इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L है। तो R इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे L साइन थीटा। R इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें L साइन थीटा। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम R इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा इसको ये आ जाएगा R इज़ इक्वल टू L साइन थीटा, ठीक है ना? अब ये दोनों भी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 लिख दो। अब ये दोनों भी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर किसके बराबर है आर जी टैन थीटा। आर किसके बराबर है एल साइन थीटा। तो आर के जगह पे लिख देंगे हम एल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले थीटा मालूम करेंगे। थीटा मालूम करने के लिए देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में थीटा मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे लास्ट में टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम हमारे पास क्या आया था यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू कितना मिला था हमें 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ध्यान से देखो इससे डेरिवेशन में हमने देखे थे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वहाँ से हमने क्या किए थे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू क्या मिला था हमें, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएँगी, फ्लिप हो जाएँगी। तो ध्यान से देखो 2 न्यूमरेटर में t न्यूमरेटर में है, n डिनोमिनेटर में है। मतलब दोनों दोनों भी एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा, g ऊपर चला जाएगा, l cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ये हमें थीटा मालूम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कॉस थीटा रूट के अंदर है, इसको रूट के बाहर निकालना है तो स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा रूट के बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसके आगे हम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिल गया, हमें हमें मालूम करना है कॉस थीटा। क्या मालूम करना है, ये कॉस थीटा हमें मालूम करना है। कॉस थीटा हमें मालूम करना है तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, एन स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल एज इट इज एन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम तो क्या मिलेगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एज़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। जी कितना रहता है 10 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू हमारे पास देखो क्या दिया हुआ था, एल इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एल इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 0 पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी है 1.25 आई थी। अब यहाँ पे एन का स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं हम 1.2 का स्क्वायर बोले तो 1.25 को 2 टाइम्स लिखेंगे हम 1.25 1.25, ठीक है? समझ में आया ना कैसा आया? एन का स्क्वायर है, एन की वैल्यू हमारे पास 1.25 है। 1.25 का स्क्वायर बोले तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसके आगे तो क्या मिलेगा? ये 10 क्या हो जाएगा कैंसल। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 बोले तो ये 0.8 आ जाएगा।
0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है? 1000 लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे तो ये मिलेगा 1, ठीक है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 क्या मिलेगा? 1.25 ही मिलेगा, मतलब ये ऊपर 1 बचा, डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या, मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.25, इसका क्या करना है हमें? रेसिप्रोकल देखना है। तो रेसिप्रोकल देखने के बाद मिलेगा हमें कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0.8, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस थीटा मालूम नहीं करना है, हमें तो थीटा मालूम करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 0.8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? नेचुरल कोसाइन वाले टेबल में जाना है और नेचुरल कोसाइन का 0.8, ये वैल्यू कहाँ पे आना आ रही है देखना है। 0.8 कुछ नहीं है, आगे बोले तो 0, 0, 0 कंसीडर कर, तो यहाँ पे 0.800 कहाँ पे आ रहा है ये देखना है। तो थीटा इज़ इक्वल टू, ये डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग नेचुरल कोसाइन में देखना है, ये 36 डिग्री 52 मिनट आएगा, ठीक है? 36 डिग्री 52 मिनट आएगा, तो थीटा हमें मिल गया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन हमने मालूम किए थे डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। ये इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय, इक्वेशन क्या है हमारे पास? m मल्टीप्लाइड बाय L sin थीटा G tan थीटा, L sin थीटा G tan थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे मास हमारे पास कितना दिया हुआ था? मास दिया हुआ है हमारे पास 0.1 केजी, ठीक है? मास कितना दिया हुआ है? 0.1 केजी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दिया हुआ था 0.2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। थीटा कितना है? 36 डिग्री 52 मिनट मल्टीप्लाइड बाय जी 10 है। ये आ गया हमारे पास 10। थीटा कितना है? 36 डिग्री 52 मिनट। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, ये बचा 0.1, ठीक है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ये आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है? ये 10, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ जाएगा 0.1। क्या किया समझा? 2 1 ज़ा 2, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो 0.1 आ गया। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.01, यहाँ पे और क्या बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ इक्वल कितना बचा? 0.1 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? साइन देखेंगे, नेचुरल साइन में जाना है, 36 डिग्री 52 मिनट कितना आता है ये देखना है। फिर नेचुरल टेंजेंट में जाके 36 डिग्री 52 मिनट देखना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम कित क्या बचा हुआ है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 0.1 बच गया है, मल्टीप्लाइड बाय साइन देखेंगे हम 36 डिग्री 52 मिनट, तो ये आएगा 0.5999 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल टेंजेंट में 36 डिग्री 52 मिनट देखेंगे तो ये आएगा 0.7493। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे हम? ये कितना है? देखो ये 9 5 से बड़ा है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा दिया हुआ है 0.59, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 9 ग्रेटर दैन 5 रहा तो क्या हम डायरेक्ट इधर क्या कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं और इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 0.6, तो ये लिखेंगे हम 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे देखो ये कितना है? अगर ये हम कंसीडर करेंगे, अगर ये डिजिट कंसीडर करेंगे हम तो ये भी कैसा है? ग्रेटर दैन 5 है, मतलब क्या कर सकते हैं? इसमें एक 1 ऐड करेंगे और इसको स्किप कर देंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? 0.75 और यहाँ पे आ जाएगा ये 0.1। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, इसको डायरेक्ट आप लोगों ने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.045 एनर्जी है, इसलिए क्या आ जाएगा? जूल आएगा।
अब देखो ये छोटे-छोटे स्टेप्स जो है आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हर एक स्टेप यहाँ पे जो है तो बेसिक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें बताएँगे, तो ये बहुत टाइम हो जाएँगे कि एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे 1-1 घंटा लग जाएगा। तो देखो आप लोगों को अगर लॉग टेबल नहीं आता है, लॉग, एंटीलॉग, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, तो स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, तो आप लोग मुझे बताओ, कमेंट करिए अगर आप लोगों को लॉग टेबल नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग टेबल की एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं जिसमें लॉग, एंटी लॉग पूरी बेसिक चीज़ें आ जाएँगी। तो जिसको भी यहाँ पे लॉग टेबल देखने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है? अगर इस पे जो है तो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, हम बिल्कुल जो है तो एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे लॉग टेबल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम कर दी है। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या मिला 0.045 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना था? हमें मालूम करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो हमने इससे पहले भी देखे थे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फ़ॉर्मूला रहते बोले थे हमने, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए देखो कोनिकल पेंडुलम में जब कभी भी यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बोला हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फ़ॉर्मूला एक याद कर लेना है आप लोगों को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये डायरेक्ट फ़ॉर्मूला आप लोगों ने याद रख देना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कोनिकल पेंडुलम के लिए mgl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू मास दिया हुआ है, मास कितना है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाइड बाय जी 10। एल कितना दिया हुआ था 0.2 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस। कॉस थीटा डायरेक्ट लिखेंगे हम, कॉस थीटा कितना आया था हमारे पास 0.8। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम देखो 1 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 बोले तो कितना आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.8 आ जाएगा 0.2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू कितना मिलेगा 2 टू ज़ 4, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे, तो 0.04। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है तो ये भी इसकी भी यूनिट क्या आ जाएँगी, जूल आ जाएँगी। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम कर दी है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ अ पार्टी। यहाँ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वहाँ पे क्या कंसीडर किए उसको हमने पार्टिकल कंसीडर किए। इज़ अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेप्थ। देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैलकुलेट किए थे हमने, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही हमने स्फीयर ऑफ डेप्थ की भी डेरिवेशन सॉल्व किए थे, ठीक है? द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज़ बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने कैलकुलेट किए थे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के ऊपर जो स्पीड रहती है पार्टिकल की वो चेंज रहती है, अपर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या किए थे, स्पीड मालूम किए थे, है ना? ये सपोज करो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखे थे, यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हर एक पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेरीज हो रही है 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू आर What are the minimum values are possible for these two speeds? देखो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 स्पीड हमें दी हुई है अलग-अलग। स्पीड क्या दी हुई है यहाँ पे, एक स्पीड दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड और एक स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख रहे थे तो वहाँ पे हमने जो है तो देखे थे कि स्पीड कभी भी लोअर मोस्ट पोज़ीशन पे मैक्सिमम रहती है और अपर मोस्ट पोज़ीशन पे स्पीड कैसी रहती है, मिनिमम रहती है। क्योंकि हमने देखे थे
जब लोअर मोस्ट पोज़ीशन से अपर मोस्ट पोज़ीशन के ऊपर व्हीकल हमारी ट्रैवल करती है या पार्टिकल हमारा नीचे से ऊपर जाता है, तो धीरे-धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है। ठीक है ना? मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड मिनिमम रहेंगी और ये पॉइंट के ऊपर स्पीड मैक्सिमम रहेंगी। ठीक है? सपोज़ करो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 अलग-अलग पॉइंट की स्पीड हमें दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वीए इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास सपोज़ करो वीबी इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला हुआ है यहाँ पे? कैलकुलेट द डायमीटर, क्या मालूम करना है? डायमीटर मालूम करना है, स्फीयर ऑफ डेथ। ये जो हमारा स्फीयर ऑफ डेथ है, उसका हमें डायमीटर मालूम करना है। व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दीज़ 2 स्पीड? अब यहाँ पे पार्टिकल स्फीयर ऑफ डेथ में क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका हमें क्या करना है? डायमीटर मालूम करना है और साथ ही साथ क्या मालूम करना है? व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दीज़ 2 स्पीड? ये जो 2 स्पीड हमें दी हुई है, उसके लिए हमें क्या करना है? मिनिमम स्पीड भी मालूम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डायमीटर मालूम करेंगे। डायमीटर बोले तो क्या रहता है? ये सपोज़ करो सेंटर है, सेंटर से सर्कम्फरेंस का जो डिस्टेंस रहता है, वो है रहता है रेडियस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम तो ये क्या रहता है हमारा? डायमीटर। मतलब ये कि डायमीटर क्या रहता है? रेडियस का डबल रहता है। हम क्या करेंगे सबसे पहले? रेडियस मालूम करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या किए हुए है, हर एक पॉइंट की स्पीड के लिए फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, लोअर मोस्ट पोज़ीशन के लिए और अपर मोस्ट पोज़ीशन के लिए। देखो लोअर मोस्ट पोज़ीशन के लिए हमने फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किए थे मिनिमम स्पीड का, वीबी मिनिमम इज़ इक्वल टू क्या मिला था वो हमें अंडर रूट 5 आरजी, ठीक है? उसके बाद हमने अपर मोस्ट पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट किए थे। अपर मोस्ट पॉइंट के लिए मिनिमम स्पीड इज़ इक्वल टू कितनी मिली थी हमें अंडर रूट आरजी। और यहाँ पे हमने और एक थर्ड फ़ॉर्मूला देखे थे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड, या लोअर स्पीड लिमिट माइनस अपर स्पीड लिमिट, एक फ़ॉर्मूला भी मिला था हमें, हम वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आया था हमारे पास वो 4 आरजी। वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आया था 4 आरजी। देखो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है डायमीटर। डायमीटर मालूम करने के लिए हमने बोले डायमीटर क्या रहता है? ये जो रेडियस है, रेडियस का डबल डायमीटर रहता है। मतलब डायमीटर मालूम करना है तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? रेडियस मालूम करना पड़ेगा। और रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 स्पीड दिए हुए। क्वेश्चन में भी हमें क्या दिए हुए? 2 स्पीड दिए हुए। तो 2 स्पीड के लिए हमारे पास कौन-सा फ़ॉर्मूला है? ये फ़ॉर्मूला। अब ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, यहाँ से हमें आर मालूम करना है। आर मालूम करने के लिए फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करेंगे तो आर इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? वीपी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। आप लोग डायरेक्ट जो है तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो वीबी स्क्वायर, वीबी कितना है? वीबी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस वीए 6, 6 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 10 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 40, 10 से ये 40 आ जाएगा, 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना आता है 64 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 40 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64, ठीक है? तो 8 डिवाइडेड बाय 5, 8 डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व करो, क्या मिलेगा हमें? 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग पॉइंट 0, 5 6 ज़ा 30, क्या आया हमारे पास? 30 आ गया, मतलब ये है कि r इज़ इक्वल टू कितना मिला हमें? r इज़ इक्वल टू मिला 1.6। सिमिलरली हमें डायमीटर मालूम करना है। डायमीटर क्या रहता है? 2 टाइम्स r इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 1.6 इज़ इक्वल टू 16 का डबल करेंगे तो 32, 3.2 मिलेगा। डायमीटर है तो ये यूनिट आ जाएँगी मीटर। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें मालूम करना है व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर दीज़ 2 स्पीड। हमें मालूम करना है वीए मिनिमम
और आगे क्या मालूम करना है? वीबी मिनिमम, ठीक है? तो वीए मिनिमम और वीबी मिनिमम मालूम करने के लिए ये 2 फ़ॉर्मूलेज़ हम यूज़ करेंगे। तो आगे देखो क्या मिलेगा हमें, वीए मिनिमम वीए मिनिमम इज़ इक्वल टू वीए मिनिमम के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे रूट आरजी वीए मिनिमम इज़ इक्वल टू क्या फ़ॉर्मूला है? रूट आरजी इज़ इक्वल टू रूट आर कितना है हमारे पास? आर है हमारे पास 1.6 1.6 मल्टीप्लाइड बाय जी 10 इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हमें वीबी मिनिमम मालूम करना है। वीबी मिनिमम इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला क्या है हमारे पास ध्यान से देखो ऊपर, फ़ॉर्मूला है हमारे पास रूट 5 आरजी क्या लिखेंगे हम रूट 5 आरजी इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाय जी कितना है 10 सॉल्व करेंगे इसको 16 10 करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 देखो 16 का स्क्वायर रूट देखेंगे हम तो कितना आता 4 आता इसको क्या लिखेंगे 4 बाहर निकाल देंगे स्क्वायर रूट आ गया और ये बचा हमारे पास 5 क्या कि समझ में आया 16 का स्क्वायर रूट लिए कितना आता 4 रूट में 5 एज इट इज रखे 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखे 4 रूट 5 तो यहाँ पे देखो डायमीटर मालूम करना था डायमीटर भी आ गया हमारे पास डायमीटर कितना आया हमारे पास 3.2 दोनों स्पीड का मिनिमम भी मालूम करना था। वो लोअर स्पीड या सॉरी अपर स्पीड के लिए मिनिमम कितना आया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड और जो वीबी मिनिमम है लोअर स्पीड लिमिट वो कितना आया हमारे पास 4√5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। A metallic ring of mass 1 kg has moment of inertia 1 kg meter square. व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर अब यहाँ पे क्या दिया है हमें एक मेटालिक रिंग है जिसका मास 1 kg है ठीक है मास कितना है हमारे पास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो आई दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है रिंग के लिए दिया हुआ है कितना है वो 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किए थे हमने वहाँ पे 2 अलग-अलग फ़ॉर्मूले देखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। लेकिन वहाँ पे जो हमने कंसीडर किए थे, हमने देखे थे कि वहाँ पे हमने कंसीडर किए थे कि जो रिंग है, वो कहाँ पे रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म कर रही है, वहाँ पे जो रिंग की जो एक्सिस है, वो रिंग के कैसी है, परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रही है और वहाँ पे देखे थे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ इक्वल टू कितना मिला था हमें, एम.आर स्क्वायर मिला था। एक रिंग है रिंग के बीच में से एक्सिस पास हो रही थी सेंटर से और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू कितना था एम आर स्क्वायर यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका वो सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रही वो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है उसके डायमीटर से पास हो रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है आई आर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस सेंटर से अगर पास हो रही है तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लेकिन ये केस में हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है रिंग के। तो कैसी पास हो रही है? रिंग के डायमीटर से पास हो रही है और वहाँ पे वो रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट में कितना रहता है? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 समझ में आ गया? तो 2 अलग-अलग सिचुएशन है। थियरी में हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे वो कैसा था रिंग थी और रिंग के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है और वो एक्सिस कैसी है रिंग के परपेंडिकुलर है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू कितना था एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 उंगली में जो आप रिंग पहनते हैं वहाँ पे उंगली क्या है सपोज करो हमारी एक्सिस है ठीक है तो रिंग के एक्सिस जो उंगली है हमारी वो कैसे पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर है सेंटर से पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पे सेंटर से पास नहीं हो रही है, ये कहाँ से पास हो रही है उसके डायमीटर से पास हो रही है, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है? mr² डिवाइडेड बाय 2 रहता है, ठीक है?
इट इज़ मोल्टन एंड रीमोल्डेड इंटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिंग दिया हुआ था, हमने रिंग को पिघलाया और पिघलाकर क्या करे हमने उसकी उसका जो है तो यूनिफॉर्म डिस्क बनाए, लेकिन वो जो डिस्क हमने बना दी है उसका रेडियस कैसा है? सेम है। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस? हम यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, अब ये जो रिंग हमने कंसीडर किए थे ये डायमीटर के ऊपर जो है तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा था। हमने क्या करे अब रिंग लिए, रिंग को हमने पिघलाए और रिंग को पिघला कर क्या बना दिया हमने, डिस्क बना दिया। डिस्क का जो रेडियस है, वो रेडियस कैसा रहने वाला है? सेम ही रहेगा। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे डिस्क के लिए, ये डायमीटर है, ठीक है? ये डायमीटर है। रिंग का ही है लेकिन ये किसके लिए? डायमीटर। लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए कैलकुलेट किए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आया था हमारे पास? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना है? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यही रिंग को क्या किया हमने? पिघलाए और पिघलाकर डिस्क बनाए। इसका रेडियस कैसा है? सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी कितना रहता है हमारे पास? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ध्यान से देखो, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी कितना आने वाला है हमारा? 1 केजी मीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि हम यहाँ पे बता सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बोथ आर सेम। तो ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 20, 21 एंड 22। 3 ही एग्जाम्पल्स रहे हैं हमारे पास ये चैप्टर के। 3 एग्जाम्पल देखने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हो जाता है विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे।